गुलाम नबी आज़ाद ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को बनाया, कल ही पार्टी को लॉन्च किया और आज कांग्रेस ने उनके ऊपर निशाना साधा और कहा यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी की क्रिएशन है। मेरे साथ इस समय जहांजेब सिरवाल हैं, नेशनल मीडिया टीम के साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की, और इस समय कांग्रेस में एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले जहांजेब मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं बीजेपी की क्रिएशन है, सबूत है कोई आपके पास? जी जुनैद भाई, पहली चीज़ तो जो आपने कही कि कल उन्होंने पार्टी बनाई और आज हमने कटाक्ष किया, ये कोई पर्सनल कटाक्ष नहीं है। ये कटाक्ष जम्मू कश्मीर के लोगों को सच का आईना दिखाने के लिए ज़रूरी है कि एक आदमी जो नागपुर का एजेंडा लेकर यहाँ आया हुआ है, उससे लोगों को अवेयर करना। बीइंग एन अपोजिशन पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिस पर लोगों को भरोसा है, ये हमारा काम है। ये केवल आज़ाद साहब की बात नहीं है। इस तरह के जितने भी जमूरे दिल्ली यहाँ पर भेजेगी, जितने भी जमूरे बीजेपी यहाँ भेजेगी, उन सभी जमूरों को एक्सपोज करना कांग्रेस का काम है और हम उन जमूरों को एक्सपोज करते रहेंगे। आपका दूसरा प्रश्न कि इस चीज़ का सबूत क्या है क्या नहीं है, जब आज़ाद साहब ने अपनी पहली रैली को संबोधित किया तो उन्होंने उस टाइम पे साफ साफ एक बात कही कि ना तो मैं बीजेपी के वोट शेयर को कम कर सकता हूं और ना बीजेपी मेरे वोट शेयर को कुछ कर सकती है। जनता अक्लमंद है, दर्शक अक्लमंद है, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके कहने का मतलब क्या था कि मैं बीजेपी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने ही मुझे भेजा है यहां पे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने के लिए, यहां पर उनके एजेंडा को फुलफिल करने के लिए उनको यहां भेजा गया है। आपने परेशान किया उनको, पार्टी में उनको इतना ज्यादा परेशान किया कि 40-45 साल के एसोसिएशन के बाद उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। तो अगर वो परेशान होकर आपकी पार्टी छोड़कर चले गए और अपनी पार्टी अब बनाई है, तो आप कहते हैं बीजेपी ने बनाई है। अपनी पार्टी को लेकर भी आप लोग यही कह रहे थे, सजाद लोन को लेकर भी आप यही कह रहे हैं, यानी जो आपके साथ नहीं वो बीजेपी के साथ है। प्रमाण आपके पास कोई है नहीं? जी देखिए, ये तो स्पष्ट है कि इस देश में दो विचारधाराएं हैं। एक गांधी की विचारधारा है, गोडसे की विचारधारा है। यदि आप गांधी के साथ नहीं है तो आप गोडसे के साथ हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देश शुरुआत से इसी चीज पर चल रहा है कि या तो आप यूपीए के साथ हैं या आप एनडीए के साथ हैं। तो इन सभी पार्टीज का जिनका आप नाम ले रहे हैं, इन्होंने तो टाइम, सजाद लोन साहब का आपने नाम लिया, तो इसमें आप एज अ जर्नलिस्ट ये सवाल तो मुझसे पूछ ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे मिनिस्टर रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो जिस सरकार के साथ मिनिस्टर रहे उनके साथ सांठगांठ नहीं है, हमारे इल्जाम लगाने से क्या होगा? अल्ताफ बुखारी साहब के लिए आपने कहा कि हम सवाल उठा रहे हैं। ये तो जम्मू कश्मीर के बच्चे ने देखा कि जिस समय पर जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील कर दिया गया, जिस समय जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल किया गया, उस वक्त पे मोदी जी ने अपना एक मैसेंजर बना के अल्ताफ बुखारी साहब को सामने लाया कि अब आपकी समस्याओं का समाधान अल्ताफ बुखारी साहब करेंगे। या तो मोदी जी को अपनी बीजेपी की टीम पे यहां पर भरोसा नहीं था कि उनको अल्ताफ बुखारी साहब को लॉन्च करना पड़ा, और कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज हो गया कि ये फॉर्मूला, ये एक्सपेरिमेंट ही गलत था। और अपने उन एक्सपेरिमेंट्स को व्हाइट वॉश करने के बाद एक नया एक्सपेरिमेंट के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे गुलाम नबी आजाद साहब को लॉन्च किया। एंड जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जनता बहुत अक्लमंद है, वो डे वन से इस चीज को समझ गई। उन्होंने कह दिया मेरी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये पार्टी डेमोक्रेटिक भी होगी, आजाद भी होगी, और फिर उन्होंने कहा कि 3 रंग है मेरे झंडे में, मस्टर्ड है, सफेद है और डार्क ब्लू है। उन्होंने कहा तीनों रंग साफ तौर पर बताते हैं कि आजादी भी इस पार्टी में होगी, ये लोकतांत्रिक पार्टी होगी, और सबसे बड़ी बात ये बहुत गहराई वाली पार्टी होगी। तो ये तो गुलाम नबी आजाद ने कल कहा है। तो साफ तौर पर निशाना आप लोगों पर साधा है कि ना तो आपकी पार्टी में गहराई है, ना आपकी पार्टी में आजादी है, और ना ही आपकी पार्टी में लोकतंत्र है। जी, आपने इसको डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी कहा, मैंने कल ही बता दिया था कि ये दल बदलू आजाद पार्टी है। इसमें जितने नेतागण उनके साथ बैठे हुए हैं वो भी दल बदलू, और उनके सुप्रीम लीडर भी दल बदलू। 40 साल किसी पार्टी का खाने के बाद,
40 साल किसी पार्टी से प्रिविलेजेस लेने के बाद 40 साल किसी परिवार की पीठ पर छुरा भोंकने वाले को आप क्या कहेंगे? और उन्होंने डीएपी की जगह अगर डीजीपी लिखा होता, डेमोक्रेटिक गुलाम पार्टी, आजाद नाम डालने की क्या जरूरत? लेकिन अब तो गुलाम रहे नहीं, वो आजाद हो गए, क्योंकि अब तो उनकी अपनी पार्टी है। मतलब आप ये डायरेक्टली कह रहे हैं कि 40 साल तक गुलाम नबी आजाद साहब गुलाम थे? वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अब वो आजाद हो गए, तो क्या इससे पहले गुलाम थे? वो कह रहे हैं कि मैं पहले गुलाम था, अब मैं आजाद। एज यूनियन मिनिस्टर वो गुलाम थे, राज्यसभा में जब बैठे हुए थे तब गुलाम थे, जब लीडर ऑफ अपोजिशन बन रहे थे तब गुलाम थे, जब यहां चीफ मिनिस्टर बनाकर भेजा तब गुलाम थे। आजाद आज हो गए। आज तो भारतीय जनता पार्टी ने अब कड़ियां डाल दी, अब तो उनकी लाइन एंड लेंथ के बाहर कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। गुलामी का पता तो उनको अब पता चलेगा, उनकी गुलामी वाली शक्ल तो जम्मू कश्मीर अब देखेगा कि गुलाम साहब गुलाम कैसे दिखते हैं। मतलब आपकी नाराजगी से साफ तौर पर यह पता चलता है कि आप बड़े नाराज हैं, गुस्से में इस बात पर कि वो पार्टी जो है आधी से ज्यादा अपने साथ लेकर चले गए। मैंने कहा आधी से ज्यादा पार्टी की बात ही नहीं है, सब ऐसे नेतागण जो ऑलरेडी रिजेक्टेड थे, रिजेक्टेड बाय पीपल, रिजेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिजेक्टेड बाय एरिया। और अगर वो जाते नहीं मैंडेट, तो आपने अगले चुनाव में उन्हीं को देना था। जी, ये चीज आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि उनको मैंडेट मिलना था या नहीं मिलना था? शोर तो यही था बाहर। नहीं, शोर एक अलग बात है, पार्टी के अंदर की बातें कुछ और है। आप इस चीज पर ठप्पा लगा ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में आज भी नए चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है, युवाओं को आगे आने का मौका दिया जा रहा है। हो सकता है वो लोग इसी चीज से परेशान हो। आप इस चीज को कैसे इस चीज को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि उनकी नाराजगी इस चीज को लेकर नहीं थी? मैंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर में जैसे पहले भी एक्सपेरिमेंट होते रहे कि अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए, अपने काले गुनाहों को धोने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी नामक वॉशिंग मशीन में जाना पड़ता है। ठीक, आप जैसे ही उस वॉशिंग मशीन में जाते, आप ये कह रहे हैं कि जब वो कांग्रेस में थे तो वो करप्ट थे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस में रहते हुए करप्ट थे। मैंने ये कहा कि उनके जो गुनाह पिछले थे वो एकदम से भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद का मतलब ही यही हो गया ना कि वो करप्ट थे। वो मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी तब एक ठीक आदमी नहीं थे, वही तो मतलब है उसका। और क्या मतलब? नहीं, देखिए, अगर उनके आप उनकी कैरियर देखेंगे या उनका स्टेटस देखेंगे तो हाँ, बिल्कुल वो लोग हैं। और इसका स्पष्टीकरण हम नहीं करते हैं, ये तो खुद गुलाम नबी आजाद साहब ने, जब उन्हीं के दाएं बैठने वाले पीरजादा सईद साहब जब वो असेंबली में थे, जब मिनिस्टर थे, तो उनको उतारने वाले खुद गुलाम नबी आजाद साहब। करप्शन का चार्जेस जिसने लगाया वो उनके बाएं साइड स्टेज पे बैठे हुए थे। तो अब वो दोनों लोग आजाद साहब की स्टेज पर बैठे हुए थे, आजाद साहब की पार्टी में है। तो जनता बहुत अक्लमंद है। आपने उनको पार्टी से निकाला क्यों नहीं, अगर वो लोग करप्ट थे? जी, आप लोग ये खुद ही कह रहे हैं कि वो लोग हमारी पार्टी में तंग थे। अनडाउटेडली तंग थे। हर करप्ट आदमी कांग्रेस में तंग रहेगा, क्योंकि कांग्रेस में करप्शन की कोई जगह नहीं है। हर ऐसा चोर व्यक्ति जो होगा वो कांग्रेस में तंग आएगा, क्योंकि कांग्रेस में चोरों की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस में केवल साफ सुथरा, नॉन करप्ट एक सेकुलर आदमी ही जी सकता है, एक सेकुलर आदमी ही रह सकता है। जैसे आपने कहा कांग्रेस में नॉन करप्ट आदमी रह सकता है, इल्जाम तो आपके नेताओं के ऊपर भी है, सोनिया गांधी के ऊपर है, राहुल गांधी के ऊपर है। उनको भी नेशनल हेराल्ड मामले में उनकी भी पूछताछ हो रही है। लंबी का चौड़ी पूछताछ जो है नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी की भी हुई। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिस नेता के ऊपर कोई ना कोई इल्जाम ना हो। जी, देखिए, मेरे को इस पर एक इस्लामिक स्कॉलर की बात याद आ गई। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आपको हक और बातिल में फर्क करना हो कि हक कौन है और बातिल कौन है, सही कौन है और गलत कौन है, तो आप बातिल के तीरों पर नजर रखिए कि बातिल के तीर जिस पर लग रहे हैं वो हक है। और आज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सारी मशीनरी, सारी की सारी आरएसएस की सारी मशीनरी अगर देश में किसी के खिलाफ काम कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी हैं। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनको पता है कि इस देश की विचारधारा के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लोगों के मुद्दों के लिए, इस फेसिस्ट सरकार के खिलाफ, इस हिटलर शाही के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ अगर कोई नेता मैदान में है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी हैं। और तभी राहुल गांधी जी से गुलाम नबी आजाद साहब को भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जिससे मोदी जी को प्रॉब्लम उससे आजाद साहब को भी प्रॉब्लम होगी। चोर चोर मसेरे भाई हैं। जैसे आपने कहा, पिछले दिनों एक और बयान आया गुलाम नबी आजाद के खेमे से। उन्होंने कहा कि
जिन नेताओं की आप बात करते हैं उनमें से कुछ लोग लिम्का बेच रहे थे, कुछ लोग सोडा बेच रहे थे, किसी एक के बारे में यह भी कहा कि वो बावर्ची था। अब ये लिम्का बेचने वाला कौन है, ये सोडा बेचने वाला कौन है, ये बावर्ची कौन है? बहुत शर्म आती है मुझे उन नेताओं पर नहीं, उनके सुप्रीम नेता पर। इस देश में यदि आप आम लोगों की बात करें तो आधे से ज्यादा आबादी मध्यम वर्ग व्यापारी की है। जो कोई सोडा बेचता है, कोई लिम्का बेचता है, कोई कोई और काम करता है, तो क्या वो सारे का सारा मध्यम वर्ग व्यापारी इस पार्टी को, गुलाम नबी आजाद साहब को और उनके लीडरों को गाली लगती है? और अगर हमारी पार्टी का कोई नेता हक हलाल से लिम्का बेच के अपना घर चलाता था तो क्या यह गाली है, क्या यह चोरी है? करप्शन तो नहीं करता था, किसी का गला तो नहीं काटा, किसी का हक तो नहीं मारा। अगर सुबह से शाम तक रेडी पे बैठ के लिम्का ही बेची और लिम्का बेच के अपना घर चलाया तो इसमें गलत क्या है? चोरी चकारी तो नहीं की। और ये कांग्रेस पार्टी है कि अगर कोई मध्यम वर्ग व्यापारी था, अगर कोई कारोबारी था, उस कारोबारी को किसी पद पे बिठा दिया, तो ये तो कांग्रेस पार्टी की खूबी है। ये तो उन लोगों को शर्म करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि उनकी पार्टी में किसी मध्यम वर्ग व्यापारी की जगह नहीं है, उनकी पार्टी में किसी कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले के लिए जगह नहीं है, उनकी पार्टी में किसी सब्जी बेचने वाले की जगह नहीं है। उनकी पार्टी सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों की पार्टी रहेगी, जैसे उनके नेता हाई प्रोफाइल नेता है। पर कांग्रेस पार्टी में छोटे बड़े अच्छे हर इंसान के लिए जगह है, हर किसी के लिए, क्योंकि कांग्रेस परिवार ही ऐसा है जो गरीब लोगों का परिवार है। और अगर हमारे यहां नेता गरीब परिवारों से आते हैं तो मुझे फख्र है इस चीज का। मुझे ये बताइएगा कि खबर ये भी आ रही है कि कुछ नेता जो गुलाम नबी आजाद के साथ हैं वो भी नाराज हैं, वो भी उनमें से कई नेता ऐसे हैं जो इन प्राइवेट ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। जी कई नहीं, लगभग सभी को यह पता चल गया है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने उनसे छुपा के जो उनको एजेंडा और वो दिखाया वो फर्जी है। असल में एक ही एजेंडा है, वो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यहां पे फुलफिल करना। और वो उन सभी नेताओं को धीरे धीरे समझ आ जाएगा, क्योंकि उनको पता चल गया कि जम्मू कश्मीर की जनता को पता चल गया, जम्मू कश्मीर की जनता के सामने आजाद साहब एक्सपोज हो गए। तो वो नेता वहां रहकर क्या करेंगे? वो अब कहीं ना कहीं अपनी जगह ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं शेल्टर ढूंढेंगे। वापस कांग्रेस में आए तो आप कबूल करेंगे? जी देखिए, ये कुछ फैसले मैंने पहले भी कहा था कि हाईकमांड के फैसले होते हैं, तो हाईकमांड जाने क्या करना है क्या नहीं। पर जहां तक आज सवाल है, करप्ट लोगों को की जगह होगी आपकी पार्टी में? क्योंकि आपने कहा ये लोग करप्ट थे इसलिए भाग गए, वापस अगर आएंगे तो वो करप्ट नहीं रहे। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि किसी भी करप्ट नेता की कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं है। नहीं आने देंगे? नहीं आने देंगे, किसी भी करप्ट नेता को कांग्रेस पार्टी में नहीं आने देंगे। कांग्रेस पार्टी साफ सुथरे लोगों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नॉन करप्ट लोगों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी गरीब आवाम की पार्टी है, और इसमें ऐसे ही लोग रहेंगे। और ये चीज केवल आपको या मेरे को नहीं, जनता को भी पता है कि कांग्रेस पार्टी में जो सुप्रीम पावर माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी ये लोग रखते हैं, ये खुद इसी विचारधारा के साथ है। आज इस देश में सबसे बड़ी पदयात्रा देखी जा रही है। आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी 3,500 करोड़, ये 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से इस परिवार के मन में इस भारत को बचाने के लिए एक इच्छा है, इस भारत के आइडिया को क्या बचाएंगे आप कांग्रेस में अपनी सरकार नहीं बचा पा रहे? जी देखिए, मैंने आपको कहा कि एज अ कांग्रेसमैन सत्ता से ज्यादा देश मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पार्टी से ज्यादा ये देश मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांग्रेस राजस्थान में हमारी सरकार जाती है, जाने दो, कोई टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पदयात्रा करते रहेंगे। जी देखिए, मैंने कहा कि जब देश के संविधान पे अटैक हो रहा हो तो एज अ कांग्रेसी मेरे लिए संविधान बचाना ज्यादा जरूरी है। लोग कहते हैं गहलोत ने झटका दे दिया आपको, आप उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने लगे थे तो उन्होंने ऐसा झटका आपको दे दिया कि अब आप कमलनाथ को ढूंढ रहे हैं और कमलनाथ को कह रहे हैं कि भाई आप ही जाकर कुछ करिए। जी देखिए, मैं आपको ये चीज कहूं कि जितना आप मीडिया के साथी जर्नलिस्ट लोग कांग्रेस के प्रेसिडेंट वाले इशू पे परेशान हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट वाले इशू की खबर बना रहे हैं, थोड़ा सा आप हिम्मत रख के भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछिए कि जिसकी अध्यक्ष सवाल राजस्थान पे मैं आपको बता रहा हूं ना कि जिसकी अध्यक्षता में हिमाचल में बाय इलेक्शन हार गए, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में बाय इलेक्शन हार गए हिमाचल में, उसको दूसरी बार अध्यक्ष बना दिया। जाकर पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के यहां के स्टेट प्रेसिडेंट से,
जाके पूछ लीजिए सवाल। नहीं वो तो ठीक है, मैं तो समझ गया मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उनसे तुम सवाल खैर पूछेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि राजस्थान में आपसे सरकार नहीं बच रही, आप देश बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए सरकार कहीं नहीं जाएगी, पर मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसे ये कह रहा हूं। लेकिन युवा है सचिन पायलट, मौका देने की आप मौका देना नहीं चाहते। अशोक गहलोत साहब कहते हैं जी कि मेरे हक में जो है 90 एमएलए जो है वो मेरे हक में है, मेरे साथ इस्तीफा दे देंगे। आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष की परेशानी छोड़ के नड्डा साहब भी कोई छोटे नहीं है, उनसे भी जाके किसी युवा नेता का नाम ले लीजिए उनके ऑफिस में उनकी कोई सरकार इस तरीके से गिरे, उनकी पार्टी से पूरी की पूरी पार्टी उठ के दूध भारत क्या कहते हैं किसी और पार्टी में शामिल हो जाए, तो हम सवाल पूछें। ये तो आपकी पार्टी के लोग भाग जाते हैं और बीजेपी चले जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी चले जाते हैं, जिस पार्टी को देखते सत्ता में आ गई उस पार्टी। हिमाचल में कई सारे लोग उनकी पार्टी छोड़ के चले गए, और उस हिमाचल से जहां से उनका राष्ट्र अध्यक्ष है। मैं तो कह रहा हूं अगला इंटरव्यू उनका करिए और जनता को बताइए, अपने व्यूअर्स को दिखाइए कि उनका स्टेट प्रेसिडेंट आवाज नहीं निकाल सकता है। और वहां कौन से चुनाव हुए नड्डा साहब को दोबारा बनाने के लिए? वहां की डेमोक्रेसी पे तो आप लोग सवाल नहीं उठाते हैं। ये कांग्रेस में इतनी डेमोक्रेसी है कि आप लोग भी सवाल पूछ पाते हैं, वरना वहां जाके सवाल पूछिए ना। कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं है कि नड्डा साहब कैसे दूसरी बार अध्यक्ष बन गए, क्यों नहीं है? क्या लोगों को उस पार्टी में हक नहीं है, या उस पार्टी में अथॉरिटेरियन सिस्टम है, उस पार्टी में डिक्टेटरशिप है, जिसको चाहे देश के ऊपर थोप देते हैं? दूसरी बार नड्डा साहब को थोप दिया। पर आपकी जिम्मेदारी तो कांग्रेस को डिफेंड करना है, आप बीजेपी और बखान कर रहे हैं। नहीं, मेरी जिम्मेदारी कांग्रेस को डिफेंड करना सिर्फ नहीं है, मैं एक जिम्मेदार अपोजिशन पार्टी होने का फर्ज निभा रहा हूं, और मेरा काम जो है वो इन लोगों को देश की जनता के सामने एक्सपोज करना है, देश को सच का आईना दिखाना है। कितनों को एक्सपोज करेंगे? गुलाम नबी आजाद को एक्सपोज करेंगे, बीजेपी को एक्सपोज करेंगे, कोई अपनी पार्टी के बारे में भी बात कीजिए। ये बताइए राजस्थान में क्या हो रहा है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। देखिए मैं आपने कहा कि कितनों को एक्सपोज करेंगे, हम उस पार्टी से आते हैं जिसने बरतानिया की सल्तनत को एक्सपोज किया, कई सारे लोगों को एक्सपोज किया जो भारत की विचारधारा के खिलाफ थे, तो वो लड़ाई लड़ रहे थे। ये तो बहुत छोटी लड़ाई है इन छोटे मोटे लोगों से लड़ना। हमने ब्रिटिशर्स को इस देश से बाहर भगाया है, भारतीय जनता पार्टी और उनके गुलाम और आजाद को तो कभी भी भगा देंगे, पर आज आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना ज्यादा जरूरी है, आज जमहूरियत को बचाना ज्यादा जरूरी है, आज संविधान को बचाना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि जहांजेब सिरवाल ने साफ तौर पर कहा कि कई सारे गुलाम और आजाद हैं जिनके साथ हमको अभी लड़ाई लड़नी है, साफ तौर पर इशारा गुलाम नबी आजाद की तरफ है। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि आप हमसे तो सवाल पूछते हैं, लेकिन कुछ सवाल उन लोगों से भी पूछिए जिन लोगों से आप सवाल पूछने में कतराते हैं।